नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में थम नहीं रहा घमासान। कांग्रेस की 3 सीटों पर राजद ने भी भरा नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चे ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। देश भर में दीपावली की धूम। अयोध्या में 28 लाख दियों के साथ आज मनेगा भव्य दीपोत्सव। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा। इस साल संख्या 23 करोड़ के पार। भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसरो ने किया सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चांद पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारी नो किंग नाम से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो समेत कई शहरों में बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं अमेरिकन। और पर्थ वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की खराब शुरुआत। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल सस्ते में वापस लौटे पवेलियन। बारिश के कारण अभी रुका हुआ है मैच। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और महागठबंधन में खींचतान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। राजद ने कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। वारिसगंज और सिकंदरा और कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि राजद ने पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को अपना सिंबल दे दिया है। और इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चे के प्रमुख ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार की 6 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी उसमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन का है। एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास और हम और रोलोमो है। तो वहीं महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी शामिल है। एक और एनडीए में सीट बंटवारे के मसले को समय रहते सुलझा लिया गया है और उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर कुछ भी फाइनल नहीं हो सका है। कल दूसरे चरण का नामांकन का अंतिम दिन है और दूसरे चरण में भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने के कारण कई सीटों पर घटक दलों द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महागठबंधन से अलग होने पर जहां झटका लगा है, तो वहीं एनडीए भी महागठबंधन को निशाने पर ले रहा है। वार्ता तो दो तरफा 3 तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है। हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है। तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। जनता और मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट का बंटवारा सही तरीके से नहीं कर सकती है, चुनाव लड़ने के वक्त ही महागठबंधन आपस में लड़ाई कर रही है, वो सरकार क्या चलाएगी। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट, ये सभी जो है एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं और इनसे यही पता लगता है
कि इन लोगों का किस तरह का गठबंधन है। Bihar is ready for change. Bihar is actually looking for change, waiting for this opportunity. So I think all of us are ready in the India coalition. And as far as my party is concerned, our party, we had 19 seats last time. This time we are hoping, in fact all our friends and Bihar watchers, they are hoping that CPI-ML should get to contest from at least 25 seats or so. But since it is a bigger coalition, we have to settle for 20. There will be no friendly fight, what is called commonly. So there should be absolute unity. On our part, we have maintained that. And I hope that between the Congress and RJD or any other party which may currently be locked in a friendly fight kind of situation, by the time the withdrawals are done on the 20th, I hope complete unity will prevail. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार शाम 9 बजे तक कुल 467 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। पहले चरण में कुल 1698 नामांकन पत्र भरे गए हैं। उम्मीदवार सोमवार तक अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एनडीए को मतदान से पहले ही बड़ा झटका लगा है। एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। कागजात में कमियां और तकनीकी त्रुटियां मिलने के कारण ये नामांकन पत्र रद्द किया गया है। इस घटनाक्रम से मढ़ौरा सीट पर चुनावी समीकरणों में बदलाव होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के अनुसार कुछ चूक हुई थी, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है एक हल्की सी चूक की वजह से संभवतः ये विषय इस तरीके से उठ के आया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध दिनों में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। अब बात करते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर बिहार के 2 बाहुबलियों के बीच मुख्य लड़ाई है। मोकामा टाल क्षेत्र बिहार के पटना, नालंदा और लखीसराय जिलों में फैला एक बड़ा आर्द्र भूमि और कृषि क्षेत्र है, जिसे मसूर का कटोरा कहा जाता है। यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और यहाँ की उपजाऊ केवाल मिट्टी में भारी मात्रा में मसूर, चना और मटर जैसी दालों की पैदावार होती है। यहाँ के विधानसभा चुनाव में सबकी दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ बिहार के 2 बाहुबलियों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह का इस क्षेत्र में बोलबाला है। अनंत सिंह इस इलाके में छोटे सरकार के रूप में जाने जाते हैं। शांति भी है, विकास भी है। हमारा सरकार कोई काम नहीं बचल नहीं, जो नहीं किया सब काम किया, यही मुद्दा है। अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं एक और बाहुबली सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा सिंह। सूरज भान सिंह का कहना है कि जीत हमारी ही होगी। सूरज भान सिंह की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार हैं। सूरज भान सिंह, जो कभी लालू यादव की पार्टी के धुर विरोधी हुआ करते थे, आज वर्तमान में वो लालू यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं। लालू जी की सरकार कब बनी? वे दशक में। फिर जो वर्तमान में भी बैठे हुआ है, तो 12 साल से 12.5 साल का रेडियस में देखिए कि कितने लोग विरोधी थे, कितने लोग आए गए। इन चुनावी सरगर्मियों के बीच यहाँ की स्थानीय जनता दोनों उम्मीदवारों की मापतोल अपने तौर तरीके से कर रही है। पूर्व विधायक अनंत बाबू जो हैं, सारा सड़क, पुल, आपको जो है सो हॉस्पिटल, विद्यालय सब जो है सो इन्हीं का कराया हुआ है। 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ। बोलिए, कभी विधानसभा में आवाज भी उठा? विधानसभा में आवाज नहीं मोकामा के बारे में उठा। हमारे विधायक जितने आदरणीय हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक, बोलिए ना 243 को 250 सीट बना रहे हैं, तो बोलिए मोकामा का दुर्भाग्य है ना। मोकामा में राजनीति हमेशा बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसकी शुरुआत साल 1990 में हुई, जब दिलीप कुमार सिंह उर्फ बड़े सरकार ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। बड़े सरकार ने 1990 और 1995 में लगातार जनता दल के टिकट पर 2 बार चुनाव जीता और इसके बाद लंबे वक्त तक मंत्री पद पर रहे।
इसके बाद 2000 में सूरजभान सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की, लेकिन 2005 के बाद से ही मोकामा सीट पर बाहुबली दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार का दबदबा कायम है। मोकामा विधानसभा में साल 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल से चुनाव लड़ते हुए अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप कुमार सिंह को बड़े अंतर से हराया था। इस हार के बाद अनंत सिंह ने यहां अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की और इस सीट पर कब्जा कर लिया। अब सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को मैदान में उतारकर पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश में हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मोकामा। और अब बात करते हैं दिवाली की। जी हाँ, आज पूरे देश में छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दीपावली से एक दिन पहले होने के कारण इसे छोटी दीपावली कहा जाता है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या फिर रूप चौदस भी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान कृष्ण, मां काली और मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। आज के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल अयोध्या में सरयू के तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने के लिए तैयार है। राम मंदिर के अलावा यहां पर पिछले 8 साल से हर साल आयोजित हो रहे दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है। अपने आराध्य को नमन करने के लिए और उसमें रमने के लिए यहाँ पर भगवान राम के भक्तों का मेला लगा है। प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने मिलकर पूरे अयोध्या को सजा दिया है। पूरी अयोध्या में भावनाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज अयोध्या में कई नए रिकॉर्ड बनेंगे और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है कि कैसे निरंतरता के साथ रामनगरी आगे बढ़ रही है। अयोध्या में आज होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम भव्य होगा और कई रिकॉर्ड नए बनाएगा। राम मंदिर के पीछे गेट है, देखिए इसको किस तरह सजाया गया है। लग रहा है कि त्रेता युग में भगवान राम जब लंका विजय के बाद आए थे तब ऐसी ही स्थिति रही होगी या उससे बेहतर किया गया है, क्योंकि अब भगवान राम को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो सरकारें हैं, जो नेतृत्व हैं, वो भगवान राम के अनुसार चलना चाहती हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति और भारत के जो विचार हैं, अगर उनको कोई जानना चाहता है तो बिना भगवान राम के अधूरे है। भगवान राम ही पूरी दुनिया को संदेश शांति का देते हैं, शाश्वतता का देते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, भारत की संस्कृति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें भारत जो दर्शन है राम का देता है। अयोध्या में तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? उधर से आना। आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या यहाँ देखने आए हैं आज के दिन? भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या मन में भाव है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, योगी जी महाराज कर रहे हैं, हम जरूर उसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ मैं महादीपोत्सव में जो है सम्मिलित होने आया हूँ और दीपोत्सव को जो है देखना चाहता था नजदीक से, और यहाँ की भव्यता दिव्यता को देखकर मन बड़ा शांत है और मन गदगद है, मन को बड़ा सुकून मिला। जो दीपोत्सव है, जो भी रिकॉर्ड बनाए गए, दुनिया को ये संदेश देता है कि अयोध्या निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। भारत का जो विचार है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, उसी के साथ अयोध्या भी गतिमान है, आगे बढ़ रही। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले कई तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी के तहत शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, कई विधायक और भाजपा नेता शामिल हुए। अयोध्या के रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा का स्वागत करेंगे। इस पावन धरती पर 2017 से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ लगातार अपना ही कीर्तमान मना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं। आने वाले साल में अपना ही बनाया हुआ कीर्तमान जोड़ करके नया कीर्तमान स्थापित करने का काम लगातार 2017 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की धरती पर हो रहा है। ये नवा संस्करण है और आज के संस्करण में आप देख रहे होंगे कि जो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता से आज इस झांकी की शुरुआत आज हो रही है। देर रात तक जो विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण होगा।
दीपावली के ठीक एक दिन पहले ग्वालियर के मंदिर में यम की विशेष पूजा और अभिषेक होता है। दिवाली से एक दिन पहले नरक चौदस पर यम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यमराज की ये मूर्ति ग्वालियर के मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है, जो देश का एकमात्र यमराज का मंदिर है। त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया और मिनी कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। कंट्रोल रूम में रेल मंत्री ने भीड़ प्रबंधन, ट्रेन संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। रेल मंत्री ने स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों से बातचीत कर उनकी राय और सुझाव भी सुने। व्यवस्था कैसी लगी? बिल्कुल बढ़िया सर, आपका सर बहुत सुधार होता जा रहा है, मैं ऐसे ही उम्मीद रखूंगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने यहाँ पर विजिट किया, रेलवे की एक लंबे समय से तैयारी चल रही थी, कैसा लगी आपको ये तैयारी? आज पीक रश है और 75,000 अनरिजर्व्ड टिकट्स आज है, जो नॉर्मल किसी दिन में 30,000 के आसपास होते हैं, आज उससे डबल से ज़्यादा है। और ये जो बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों के आने जाने की व्यवस्था की, इसका बेनिफिट आज मिल रहा है। और पैसेंजर्स से भी बातचीत की है, पैसेंजर्स भी काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन इसमें दिखा रहे हैं। देश भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, नेचुरल है, इस समय में दिवाली और छठ का जो सीज़न है बहुत डिमांड है और पूरे ताकत के साथ लगे हुए हैं सबके सब। कंप्लीट हर डिवीजन में वॉर रूम है, हर जोनल हेडक्वार्टर में वॉर रूम है, रेलवे बोर्ड में भी वॉर रूम बना हुआ है। सर, बात की जाए, चाहे मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन गया, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन गया, रेलवे की बेहतरीन तैयारियां दिखी, लोग खुश नजर आए। किस तरीके का रेलवे को फीडबैक मिल रहा है, आपके पास कैसा फीडबैक आ रहा है? पीक आज से स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज पीक पे पहुंचा है और करीब 2 नवंबर तक इसका पीक रहेगा, इसलिए लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रेल मंत्री, जिनका कहना है कि अभी उन्हें लगातार तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि पीक आज से शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि अब बात करेंगे हम जीएसटी बचत उत्सव की। तो जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पूरा देश एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को मेडिकल हब बनाना चाहते हैं और ऐसे में उनके इस प्रयास में जीएसटी कटौती ने एक बहुत बड़ी मदद की है। जीएसटी में बदलाव पर वाराणसी के डॉक्टर बहुत उत्साहित है और वो पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जीएसटी में कटौती करके, जिससे आम जनता को तो लाभ मिल ही रहा है। विशेषतः हमारे जो मरीज आते हैं, जो कैंसर के पेशेंट आते हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट कराने आते हैं, उनके ऑपरेशन, उनकी दवाई, उनके सारी जो भी चीज़ें उनकी खर्चा हो रही हैं, उनमें कटौती होकर उनके बहुत लाभ मिल रहा है। इससे वो लोग गदगद हैं और मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं। इस तरह से जो ये उन्होंने किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं
हम अपने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जीएसटी की दरों को घटाकर स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत पॉजिटिव लाभ पहुंचाया है। अब आम जनमानस बहुत लाभान्वित है क्योंकि दवाइयां भी सस्ती हो गई हैं, साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी सस्ते हुए हैं। जितना हम पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेंगे उतना ही हमें मेडिकल सेवाओं की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। वहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध बनारसी साड़ी उद्योग को भी जीएसटी से बदलाव से काफी ज्यादा राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान वोकल फॉर लोकल के जरिए बनारसी साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीएसटी में बदलाव से व्यापारियों और खरीदारों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। साड़ी व्यापारियों को जीएसटी में इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। इंडिया लेवल से बढ़ करके वर्ल्ड लेवल पे बनारसी साड़ियों का बनारस के सांसद होने के नाते उन्होंने उनके कारण बहुत प्रचार प्रसार ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ पे आए हुए जितने भी पर्यटक आते हैं बनारस, तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ उनकी एक बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि बनारसी साड़ी भी लेनी है। तो अभी हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी बातों से मुझे लगता है कि जैसे एक फीलिंग आती है उनको कि बहुत सस्ती हो गई है। तो जीएसटी में बदलाव जो आया है, हमको लगता है कि फैब्रिक में कई चीज़ों में बदलाव आया है, तो जीएसटी कम होने से हमको लगता है कस्टमर बहुत खुश है। केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित एक वीडियो के जरिए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी कारीगरों को प्रमोट कर रही हैं। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सो मच। फिर आइएगा जरूर। हाँ जी बोली। माधुरी दीक्षित मैडम, आपने तो यहाँ आकर मेरी छोटी सी दुकान की रौनक ही बढ़ा दी। अरे रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आपके साथ सेल्फी तो बनती है। मेरे साथ? आइए ना, आइए। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। दिवाली में जो हमारे घर को सजाते हैं, जो हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, जो हमारी दिवाली को खास बनाते हैं, उनके साथ एक सेल्फी तो बनती है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। और आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, इसके एक वैज्ञानिक उपकरण चेज 2 यानी कि चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा पर पड़ने वाला असर देखा है। चेज 2 से मिले डेटा से पता चला है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के दिन वाले हिस्से, बहुत पतले वायुमंडल जिसे कि एक्सोस्फीयर कहते हैं, का कुल दबाव बढ़ गया। ये दबाव 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। ये बात पहले के वैज्ञानिक मॉडलों से मेल खाती हुई है जिन्होंने ऐसे असर की भविष्यवाणी की थी। और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस लाने रूस पहुंचे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कलमेकिया में अपने समकक्ष से मुलाकात की। मनोज सिन्हा और कलमेकिया के गवर्नर बातू खाकशोव के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत रूस संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान उपराज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हैं और 2027 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 80 साल पूरे होने जा रहे हैं, जो संबंधों में प्रगाढ़ता और विश्वास को दर्शाता है। हिंदी रूसी भाई भाई, इंडिया एंड रशिया आर ब्रदर्स, इज समथिंग वी हैव ऑल ग्रोन अप विद. And this saying remains strong and firm in as far as our mutual sentiments are concerned. Every Indian knows
that Russia has always stood by us in times of crisis. In 2027, India and Russia will be completing 80 years of diplomatic relations, and we in India are looking forward to marking this important milestone by organizing a range of bilateral events and activities. दूरदर्शन से खास बातचीत में मनोज सिन्हा ने रूस और भारत के मजबूत संबंधों का जिक्र किया और साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भगवान बुद्ध के आदर्शों को मानने की सलाह भी दी। नमस्कार। बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के भारत से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो 9 तारीख को एलिस्टा पहुंचा था और अब चूंकि वो घड़ी नज़दीक आ गई है कि भारत में पुनः इन बुद्ध के अवशेषों को लेकर जाया जाए, तो उसका नेतृत्व करने के लिए हमारे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बुद्ध के अवशेषों को यहाँ पर लाने की पहल की गई है रूस के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम भारत सरकार ने उठाया है। यहाँ आने के बाद ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि कलमिनिया के लोगों में भगवान बुद्ध को लेकर के बड़ी श्रद्धा है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया। इससे आने वाले दिनों में भारत, कलमिनिया और रूस के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भारत में ज़्यादातर लोगों को कलमिकिया के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस हुआ कलमिकिया करके? नहीं, यहाँ आने के बाद तो ये महसूस हुआ कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो है बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ के लोग उससे भी अच्छे हैं। इसका जितना प्रचार प्रसार होगा, मैं समझता हूँ कि भारत से बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी आएंगे और यहाँ के लोगों को भी हम दावत देते हैं कि भारत में ऐसे पर्यटन के स्थल हैं जहाँ आकर के कलमिकिया के लोग भी, मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध के भी और जहाँ प्रमुख स्थान जो हैं, चाहे वो बोधगया हो, चाहे कपिलवस्तु हो, सारनाथ हो, ऐसे अनेक स्थान हैं। जैसे यहाँ पर जो गवर्नर थे, उन्होंने पहले भी अपने संबोधन में कहा था कि वो चाहते हैं कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो उससे ज़्यादा जुड़े और शिक्षा ग्रहण करे। तो उसी तरीके से भारत में आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? हमारे युवा भी, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करें, अपने जीवन में उनका आचरण करें। निश्चित रूप से इससे भारत के अंदर भी और विश्व के अंदर भी शांति का एक नया माहौल बनेगा। तो किस तरीके की? और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका में हर तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में रैलियां आयोजित हो रही हैं। ट्रंप की एकाधिकारवादी रवैये और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस रैली को नो किंग प्रदर्शन का नाम दिया है। ट्रंप के विरोध में वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन, शिकागो, अटलांटा, ह्यूस्टन आदि शहरों में करीब 2600 से अधिक रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमेरिका ही नहीं, कुछ बाहरी देशों की राजधानियों में भी प्रदर्शन की योजना है। ये रैलियां ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के अनुमानित राजनीतिक विरोधियों पर आपराधिक मुकदमों, देशव्यापी आव्रजन छापों और अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड भेजने के खिलाफ आयोजित की जा रही हैं। बात करते हैं खेलों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज से पर्थ के मैदान पर शुरू हुआ। मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 8 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने, तो वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली का भी विकेट सामने आ गया, जिन्हें मिचेल स्टार्क ने 0 पर चलता कर दिया। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।